गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस तो हम लोग साइंस क्लास 5 का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये एक्सरसाइज आपका चैप्टर 7 से स्टार्ट होगा। फिर चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फोर्स, चैप्टर 6 में पढ़ा था हम लोग स्टार एंड सोलर सिस्टम, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। और आज हम लोग का न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, कि एनर्जी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इस एक्सरसाइज में आप लोग कौन कौन सी चीज़ को जानने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में आप जानेंगे कि एनर्जी होता क्या है, एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो एक होता है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसके बाद डिफरेंट तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं, अलग अलग तरह के एनर्जी होते हैं। वो एनर्जी के बारे में आप जानिएगा कि सोलर एनर्जी होता क्या है, थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, जियोथर्मल पावर प्लांट से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, विंड एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे एनर्जी जनरेट होता है। आप इस एक्सरसाइज में जानोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ आप मेन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे। दूसरा फ्यूल्स होता क्या है, फॉसिल फ्यूल्स होता क्या है। उसके बाद आप जानोगे कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। ये सब मेन टॉपिक है जो हम लोग इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इंटरेस्ट है समझने के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत और एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं या ऊर्जा के कौन तो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखिए, एनर्जी को समझने से पहले आप जानते हैं किसी भी चीज़ों को वर्क करने के लिए, किसी भी चीज़ों को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ को एनर्जी कैसे मिलता है, अलग अलग तरह के मटेरियल्स को अलग अलग तरह से एनर्जी मिलता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हम यहाँ पर अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो फूड से मिलती है। फूड्स के अंदर क्या चीज़ रहते हैं, फूड्स के अंदर न्यूट्रिएंट रहते हैं। उस न्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब का अलग अलग फंक्शन होता है जो हमारे बॉडी में जाकर सबका एक अलग अलग रोल होता है। मेनली फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। अब ये तो लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो गया। उसी तरह से एनिमल्स को भी अपना फूड कैसे पाते हैं, तो कोई एनिमल्स हार्बीवोरस होते हैं, कोई एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं, कोई ऑम्निवोरस होते हैं। तो इस तरह के उनको भी डिफरेंट तरह के फूड्स खाने से क्या करते हैं, एनर्जी मिलते हैं। उसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स में अगर आप बात कीजिएगा, तो जैसे फ़ैन को अगर चलना है तो उसको भी एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, तब जाके वो रन करता है। उसी तरह से अगर आपको बाइक चलाना है तो बाइक को चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो उसको पेट्रोल्स के थ्रू क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। फ्यूल्स के थ्रू उसको एनर्जी मिलता है। फ्यूल्स उसका क्या है, भोजन है, तब जाके उसको एनर्जी मिलता है, तब जाके वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो हमें ये समझना है एनीथिंग हमारे डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से एनर्जी का डिफिनीशन होगा क्या, एनर्जी हम कहेंगे किसको। ओके, तो एनर्जी का सिंपल सा अगर आप बोर्ड पे देखिएगा तो एनर्जी का डिफिनीशन हमने क्या लिखा है, एनर्जी का डिफिनीशन ये है, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने की जो क्षमता होती है या एबिलिटी होती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर आप ऐसे भी बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड एनर्जी, या अगर आप ऐसे भी बोलते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड एनर्जी, तो दोनों कंडीशन में क्या है, ये सही है। समझ में आप। तो अब हम जानेंगे कि लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है? ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा के तो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो आपको क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इसको जब प्रैक्टिकल लाइफ में सोचा जाए, मान लेते हैं कि अगर आप जब क्रिकेट खेलते हैं, ओके, तो जब आप बॉलिंग कराते हैं तो आप अपनी एनर्जी कहाँ देते हो? बॉल्स में देते हो, तब जाके वो क्या होता है? बॉल मूव करता है फास्ट तरीके से। ओके, तो हम अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं उस बॉल में, फिर वो बॉल्स क्या होता है? मूवमेंट में आता है। उसी तरह से आप कोई मैकेनिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हो। ओके, तो आप अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हो कि एनर्जी क्या करते हो? एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हो, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्रैक्टिकल लाइफ आप गेम का देखें कि आप अपना क्या कर रहे हो? जब आप बॉलिंग करा रहे हो तो उस बॉलिंग में आप अपना मस्कुलर एनर्जी, मसल्स का जो एनर्जी है, जो हमारे खाने से जो मिलता है, वो एनर्जी हम अपना कहाँ पर डाल रहे हैं? बॉल्स में डाल रहे हैं, तब जाके वो बॉल्स एनर्जी में आता है, तब जाके वो मूवमेंट करता है। तो हम अपना एनर्जी कहाँ पर दे रहे हैं? बॉल्स को दे रहे हैं, तब जाके वो मूवमेंट कर रहा है। इसी तरीके से अब आप अपना, जैसे आप जनरेटर को रोटेट करवा रहे हो, ओके, तो उसमें क्या कर रहे हो? अगर जनरेटर चलाना है तो जनरेटर को चलाने में आप क्या करते हो? अगर दो तरीके से आप जनरेटर को चला सकते हो। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर वाटर को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है कोयला से। ओके, फिर कोयला से जब आप हीट करते हो तो वाटर से क्या होता है? स्टीम जनरेट होता है। फिर वो स्टीम किसको रोटेट करवाता है? टरबाइन को रोटेट करवाता है। फिर टरबाइन आपका किससे जुड़ा हुआ रहता है? वो जनरेटर से जुड़ा हुआ रहता है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पर आपने हीट एनर्जी से कौन सी एनर्जी जनरेट कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपने हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया, फिर हीट एनर्जी से क्या हो गया? उसके प्रेशर के प्रेशर की वजह से वो टरबाइन आपका रोटेट किया। टरबाइन मैकेनिकल मशीन के जरिए जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो फिर वो मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी से आपका क्या चीज़ मिल गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हमारे डे टू डे लाइफ में एनर्जी को आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात समझ में आ गया? चलिए अब आप देखिए, अब हम लोग जान रहे हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको अच्छी तरीके से समझ, इसीलिए हमने ये लिखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? इट स्टेट दैट, ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ओके, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम पैदा कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉय, और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसको सिर्फ हम एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी के कौन कौन से स्रोत है? ओके, तो एनर्जी के दो तरह के स्रोत होते हैं, एक है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एक दूसरा नाम भी है जिसको आप बोलते हो कन्वेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, इसको आप रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप बोलोगे नॉन कन्वेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसका दूसरा नाम है नॉन कन्वेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का दूसरा और किस नाम से आप बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो कन्वेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता क्या है। ओके, तो आपको सबसे पहले आप ये जानिए कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, देखिए रिन्यूएबल वर्ड्स जो है ना, ये तीन चीज़ से मिलकर बना है, REW या नहीं RE, ई का मतलब होता है दोबारा, और न्यू का मतलब होता है न्यू, और एबल का मतलब होता है योग या क्षमता। तो रिन्यूएबल वर्ड्स को अगर आप तीन वर्ड्स में तोड़ोगे तो एक आप RE तोड़ो, दूसरा न्यू तोड़ो NE, देखो एक आपको बोर्ड पे थोड़ा जगह नहीं है, एक आप RE3 हो गया, दूसरा आपका न्यू हो गया, तीसरा आपका एक एबल हो गया। तो रिन्यूएबल तीन वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन?
एबल, री का मतलब दोबारा, न्यू का मतलब नया, एबल का मतलब योग, मतलब वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो बहुत समय से यूज होता हुआ आ रहा है, या आप बोल सकते हो वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है या इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। और वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी अगर ख़त्म हो भी जाता है तो फिर उस सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम दोबारा आसानी से रिप्लेस कर सकें, ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलोगे? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलोगे। जैसे इसीलिए री का मतलब होता है दोबारा, मतलब वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई है और उसको हम फिर दोबारा रिन्यू करा सके, दोबारा इस्तेमाल में ला सके, तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलोगे? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसीलिए री का मतलब दोबारा, न्यू का मतलब नया, एबल का मतलब योग, दोबारा नए तरीके से जो एनर्जी हमारा ख़त्म हो गया है उसको फिर हम नए तरीके से उस एनर्जी को पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल कर सकें, तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहोगे। ओके, अब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आपके कौन कौन से एनर्जी आते हैं? तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आपके आते हैं, एग्जाम्पल हो गया सोलर एनर्जी। अगर आप सोलर एनर्जी होगा तो सोलर एनर्जी सन की जो एनर्जी जो होती है वो आपकी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती है। ओके, सन की एनर्जी अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये अर्थ एक डेड स्फीयर हो जाएगा। ओके, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो अर्थ से जो हमें एनर्जी मिल रहा है वो एक रिन्यूएबल सोर्स, बहुत समय से उस एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दूसरा विंड एनर्जी हो गया आपका, जो हवा से जो एनर्जी होता है वो आपका विंड एनर्जी, वो भी नहीं, अगर एयर आपका ख़त्म हो जाएगा तो आप अर्थ सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो, आपका रिस्पिरेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, फिर आपका लाइफ अच्छी तरीके से आपका लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो एयर से रिलेटेड एक बात और जानिए कि एयर एक ऐसा चीज़ है जिसको आप कंप्लीटली जला नहीं सकते हो। आप सोचोगे नहीं आज एयर को हम जला के ख़त्म नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता है। एयर किसी भी चीज़ में बर्निंग करने में हेल्प करता है, ना कि वो उसको हम जला सकते हैं। एयर को हम आग से जलाते हैं और पूरे अर्थ सरफेस पर से हम ये ऑक्सीजन को ख़त्म कर दें। ऑक्सीजन को अगर आप ख़त्म करना चाहो तो आप जानते हो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। उस गैसेस में अगर हम ऑक्सीजन गैस को अगर ख़त्म करना चाहें तो क्या हम ऑक्सीजन गैस को ख़त्म कर सकते हैं या हीट करके उसको ख़त्म कर सकते हैं? नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन को आप नहीं ख़त्म कर सकते। दूसरा आपका कौन सा है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी? हाइड्रो पावर प्लांट्स। ओके, हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट्स, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो एनर्जी अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन भी हो जाता है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा जियोथर्मल एनर्जी हो गया। चौथा टाइडल्स एंड वेव्स एनर्जी हो गया। ओके, तो इस तरह की एनर्जी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा चीज़ आप ये देखिए, अब ये चीज़ समझ में आ गया। इसीलिए हमने रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का डिफिनीशन क्या लिख रहे हैं कि दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर बिगन प्रोड्यूस, जो कि लगातार प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है, कंटिन्यूअसली इन नेचर, हमारे प्रकृति में लगातार इस्तेमाल में आ रहा है, इन एग्जिस्टेबल कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है, कंटिन्यूअसली इस्तेमाल होते हुए आ रहा है, और उस एनर्जी का अगर वो एनर्जी हमारा ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको हम पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल कर सके, तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहेंगे। जैसे सोलर एनर्जी, सन से सोलर पैनल जो आप चलाते हो, ऐसा सोलर एनर्जी का जो वो एनर्जी अगर सोलर एनर्जी को सोलर पैनल जो देखते हो वो एक चार्जअप होता है, वो सन की एनर्जी से चार्जअप होता है। अगर वो एनर्जी आपका ख़त्म हो भी जाता है तो ऐसा थोड़ी है कि फिर उसको आप दोबारा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो, फिर सन की रोशनी मिलेगी, फिर वो चार्जअप हो जाएगा। तो सोलर एनर्जी इज कॉल्ड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी ये आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। उसी तरह से विंड एनर्जी। ओके, तो ये सबसे भी ये सारी चीज़ सोलर एनर्जी जो होता है इससे भी आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। विंड एनर्जी से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो।
थर्मल पावर प्लांट से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग जानते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब ये वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो बहुत ही पुराने समय से इस्तेमाल होते हुए आ रहा है, या इस सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो। ओके, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है कन्वेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, इसको हम कन्वेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो कन्वेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी या ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हर तरीके से हम बोल सकते हैं। मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमको बोलना है तो इसको हम कन्वेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। ओके, तो आखिर क्या है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी? तो देखिए, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो एनर्जी, वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का वो स्रोत जो बहुत ही पुराने समय से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। ओके, बहुत ही पुराने समय से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है और आज भी उसका इस्तेमाल किया जाता हो, उद्योगों में, कंपनियों में, बड़े बड़े कारखानों में या होटलों वगैरह में। ओके, ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, या ऐसे भी बोल सकते हो कि वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो बहुत पुराने समय से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है, पुराने ज़माने से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है, और उस सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल आज भी हो रहा है या होता हुआ इस्तेमाल हो रहा है। ओके, और वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे नेचर में एक लिमिटेड अमाउंट्स में है, लिमिटेड। उसका अगर हम कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते जाएं तो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो हमें फिर पर्याप्त ना मिले या वो चीज़ हमें ना मिले, तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलोगे? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपका क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? जीवाश्म ईंधन। दूसरा आपका हो गया कोयला। कोयला आपका एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि कोयला आप एक बार एकदम कंटिन्यूस अंधाधुन आप क्या कर रहे हो, खर्चा किए जा रहे हो, और अगर इस तरह से अंधाधुन आप खर्चा करोगे तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ टाइम एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो आपको ना मिल पाए। ओके, क्योंकि कोयला एक सीमित मात्रा में है। ओके, आपका नेचुरल गैस एक सीमित मात्रा में है। ओके, पेट्रोलियम एक सीमित मात्रा में है। ये सब क्या है? आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ओके, अब इसी में जब हमने रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़े, दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़े, तो थोड़ा सा एक चीज़ जान लें कि आखिर फ्यूल्स होता क्या है। चलिए फ्यूल्स के बारे में पहले रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा हमने जो लिखा है वो बताते हैं। क्या हमने बताया? दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच हैव अक्यूमुलेटेड इन नेचर, मतलब वैसा एनर्जी का वो स्रोत जो हमारे प्रकृति में अक्यूमुलेटेड मतलब जमा है बहुत, वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हमारे नेचर में, जो हमारे प्रकृति में बहुत लंबे समय तक क्या होते हैं, लंबे समय तक जमा हो। ओके, ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उसका इस्तेमाल होता हुआ आ रहा हो, या वो वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे नेचर में बहुत लंबे समय तक जमा हो और उसका इस्तेमाल हम बहुत पुराने समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। ओके, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस। ओके, और उसको हम क्विकली रिप्लेस नहीं कर सकते, ये नहीं कि हम अंधाधुन इस्तेमाल करते जा रहे हैं और फिर वो हमको आसानी से भी मिल जाए, तो वो आपको तुरंत रिप्लेस नहीं हो सकता, तुरंत आपको नहीं मिल जाएगा वो। ओके, ये चीज़ कह रहा है, कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस व्हेन एग्जॉस्टेड। ओके, मतलब वो अगर खत्म हो जाता है, अगर वो उस तरह का सोर्सेस ऑफ एनर्जी अगर आपका खत्म हो जाता है तो वो आपको तुरंत नहीं मिल सकता है। आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इस तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप क्या कहोगे? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी समझ में आ गया। आप एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हमारे नेचर में बहुत लॉन्ग समय से
जमा होते हैं। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा होना, बहुत लॉन्ग समय से जमा है। ओके, और वो उस सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल बहुत पुराने ज़माने से ही इस्तेमाल हो रहा हो और आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा हो, और वो हमारे नेचर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हो। ओके, ऐसे सोर्स और उस तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी जब एक ख़त्म हो जाए तो फिर उसको हम क्विकली रिप्लेस ना कर पाए, तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहोगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का हमने एग्जाम्पल बता दिया है कि पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। उसके बाद आपका कोयला एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। नेचुरल गैस एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ओके, और ये सब आपका एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। अब इस चीज़ को व्हाट इज द गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि फ्यूल्स होता क्या है। फ्यूल्स जिसको हम ईंधन कहते हैं, तो फ्यूल्स उसको कहते हैं वैसा मटेरियल्स जिसको आप जलाओ और जलाने के बाद हीट प्रोड्यूस हो, उसे हम फ्यूल्स कहते हैं। अगर इंग्लिश में आपको डिफाइन करना है तो कैसे बोल सकते हो, दोज मटेरियल्स विच आर बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस हीट, दैट मटेरियल्स इज कॉल्ड फ्यूल्स। उसका फ्यूल्स बोल सकते हो। अब फ्यूल्स के रूप में आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोयला को जलाते हो तो क्या उससे हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, पेट्रोल को जलाते हो तो क्या उससे हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, डीजल को जलाते हैं तो क्या उससे हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, केरोसिन को जलाते हैं तो क्या उससे हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, लकड़ी को जलाते हैं तो क्या उससे हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये सब हमारे क्या है, फ्यूल्स। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल्स। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूल्स बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने फ्यूल्स के बारे में भी समझ गए। ओके, फ्यूल्स होता क्या है। तो अब हम जानते हैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ कि फ्यूल्स जब हम समझ गए तो इसमें एक चीज़ और जानना ज़रूरी है। चलिए, जब फ्यूल्स समझ गए और गुड फ्यूल्स भी समझ में आ गया, अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज द गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी हम कैसे समझेंगे, कौन सा सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे लिए अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, कौन सा हमारे लिए खराब सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो देखिए क्या कर रहा है, हम क्या लिख पा रहे हैं, विच वुड डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इन पर यूनिट मास। एक अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम उसी सोर्सेस ऑफ एनर्जी को मानेंगे जो 1 यूनिट मास में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस दे। मतलब अगर आप 1 यूनिट मास का मतलब आपका 1 kg फ्यूल्स भी हो सकता है या 1 ग्राम्स ऑफ फ्यूल्स भी हो सकता है, ये सब 1 यूनिट मास में आएगा। तो अगर आप मान लेते हैं कि 1 kg ऑफ 1 ग्राम्स ऑफ फ्यूल्स को आप जला रहे हो, उससे जितना अमाउंट्स में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, तो वो चीज़ आपका क्या कहलाएगा, वो आपका फ्यूल्स कहलाएगा। जैसे कि आप अच्छा इस टॉपिक को समझने से पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए। आप पहले ये जानिए कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। ओके, तब ये आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा व्हाट इज द गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक अच्छा स्रोत कौन सा होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू उसको कहते हैं कि जब किसी यूनिट मास को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वही उस मटेरियल्स का क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। मान लो कि आप कोयला को बर्न करते हो, ओके, 1 ग्राम्स आप कोयला को मेजरमेंट कर लो कि हाँ ये कोयला हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका मेजरमेंट का 1 ग्राम्स वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए आप 1 kg भी कोयला ले सकते हो या 1 ग्राम्स ऑफ कोयला भी ले सकते हो। ओके, और उसके हिसाब से उस चीज़ को मेजरमेंट करते हो। तो जब हम 1 ग्राम्स कोयला को जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद उससे जो हीट एनर्जी जो जनरेट होता है वो 25 to 30 किलो जूल्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो वो उसका क्या हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो आप 1 ग्राम या 1 ग्राम्स ऑफ केरोसिन लीजिए, केरोसिन ऑयल लीजिए और उस केरोसिन ऑयल को बर्न कीजिए, तो उससे जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो 1 ग्राम केरोसिन को जब आप बर्न करते हो तो उससे 48 किलो जूल्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरह से पेट्रोल्स, जब 1 ग्राम्स ऑफ पेट्रोल्स को जब आप हीट करोगे तो उससे 50 किलो जूल्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो वो उसका क्या हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहते हैं कि जब किसी यूनिट मास को जब हम हीट करें तो उससे जितना, जब किसी यूनिट मास को जब हम
बर्न करें या जलाए तो उससे जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वही उस मटेरियल से क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। ओके, तो जब आपको कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गया तो इसमें आप हमारा टॉपिक क्या था कि व्हाट इज द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अच्छा सोर्सेज कौन सा है। तो पहला क्या है कि जो हम कि कोई भी आपका एनर्जी का अच्छा सोर्सेस वो माना जाएगा कि जब किसी आप यूनिट मास को जब आप हीट करो और उसको हीट करने के बाद जितना उस यूनिट मास को जब आप बर्न करो, उसको बर्न करने के बाद जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए वही उसका क्या कहलाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू। तो किसी सब्सटेंस का अगर कैलोरीफिक वैल्यू अगर ज़्यादा मिल रहा है वन, आप 2-3 तरह के मटेरियल्स लो, एक मटेरियल्स को और सबका मास 1 ग्राम सी लो, तो एक को हम अगर ले रहे हैं तो उससे 5 से 6 ही किलो जूल प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे से ले रहे हैं तो 30-40 हो रहा है, और चौथे तीसरे को ले रहे हैं तो 90 to 100 हो रहा है, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो सब में आपको कंपेयर करना है कि अरे भाई हम इसमें भी 1 ग्राम ऑफ फ्यूल्स लिए, इसमें भी 1 ग्राम ऑफ फ्यूल्स लिए, उसमें भी 1 ग्राम फ्यूल लिए, लेकिन ये इतना ही ग्राम्स में इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ये मटेरियल्स लिए तो ये इतना ही 1 ग्राम्स में इतना कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो 1 ग्राम से या यूनिट मास में कम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दे वो उसका क्या कहलाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा, और वही उसका अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाएगा। अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी होने के लिए उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो वही हम कह रहे हैं विच वुड डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इन पर यूनिट मास। ओके, पर यूनिट मास में उसका लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, विच इज चीप एंड ईजिली अवेलेबल, वो आपको आसानी से मिल जाना चाहिए। जो हमारा अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी तब माना जाएगा कि जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम इस्तेमाल में ला रहे हैं वो आसानी सस्ता हो और आसानी से अवेलेबल हो जाए। ओके, तीसरा क्या है, विच इज़ इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उसको स्टोर करना आसान हो, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान हो, तो वो आपका अगर ऐसा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, विच इज सेफ टू हैंडल एंड वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा मतलब एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए वो हमारे लिए। उसके बाद हैंडल सेफ, विच इज सेफ टू हैंडल एंड यूज। ओके, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहना चाहिए और उसे हैंडल करना आसान होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम जब हम रख रहे हैं तो उसे रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो फ्यूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। जैसे आप लकड़ी को जलाते हो तो उससे क्या होता है, घर में खाना बनाते हो, कभी कभार गाँव देहात में देखते हो तो लकड़ी वगैरह से खाना बनाते हो तो उससे धुआं वगैरह निकलता है। एक तो आप खाना बना रहे हो, ऊपर से धुआं भी क्रिएट हो रहा है, अगल बगल के आसपास जो भी आदमी बैठेंगे वो भी क्या होगा, उस धुआं से क्या होता है, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसको एकदम ब्रीथिंग लंग्स की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हमें ऐसे फ्यूल्स को चुनना चाहिए जो पॉल्यूशन फ्री हो। ओके, तो इसीलिए अभी जैसे देखते हो एलपीजी गैस, ओके, वो पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। कोई भी चीज़ परफेक्टली आइडियल नहीं होता है, सब चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएंगे। ओके, तो उसके भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। अभी देखिए अच्छे फ्यूल्स हम उसको कहेंगे विच डज नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। तीसरा तो ये सब खासियत होती है एक अच्छे फ्यूल्स की। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा फ्यूल्स क्या होता है, फ्यूल्स तो हम बता ही दिए कि ईंधन क्या होता है। द मटेरियल्स विच आर बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस, वैसा मटेरियल्स जो जलने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूल्स कहेंगे। जैसे कि लकड़ी को आप जलाते हो तो वो जलने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो उसको आप फ्यूल्स बोलोगे। कोयला को आप जलाओगे तो कोयला को जलाने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसको फ्यूल्स बोलोगे। कुकिंग गैस, ओके, जो घर में जो गैस होता है, गैस सिलेंडर, उसको आप जलाते हो तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। केरोसिन, उसको आप जलाते हो तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, फ्यूल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कहीं से भी कोई अगर डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास जब मैं लूँगा या लाइव, अभी थोड़ा सा मोबाइल्स में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, नेटवर्क का इशू हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा नहीं बना पाया लाइव क्लास। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल ऑफ दिस टुडे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।